शुरुआत करते हैं एक और वीडियो की। और ये वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले जो है 4 वीडियो डाले जा चुके हैं, जो आप चैनल पे जाकर विजिट करके वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप उन 4 वीडियो को भी देख सकते हो। ये वीडियो जो हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं आपके रहने वाले हैं 12th एग्ज़ाम 2024 में, उसके लिए हैं। और आज का अपना वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 5 का, द्वितीयक क्रियाएं या द्वितीयक व्यवसाय। ठीक है, तो द्वितीयक व्यवसाय और द्वितीयक क्रियाएं एक ही होती हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं राजीव कुमार स्वामी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल 23 में। तो पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, और पहला क्वेश्चन जो है वो है फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान है। तो फल प्रसंस्करण और मिष्टान जो है कौन से आपके व्यवसाय में आने वाले, कौन से उद्योग में आते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला है पशु आधारित उद्योग, दूसरा है रसायन आधारित उद्योग, तीसरा है आपका भोजन प्रसंस्करण उद्योग और चौथा आपका है खनिज आधारित उद्योग। तो इनमें से कौन से के अंदर जो है आपका फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान जो है वो आएगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा भोजन प्रसंस्करण उद्योग। तो भोजन प्रसंस्करण उद्योग जो है उसके अंतर्गत जो है फल प्रसंस्करण और मिष्टान वगैरह आते हैं। यानी भोजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपके किस में आएंगी? भोजन प्रसंस्करण उद्योग में आएंगी, चाहे कोई भी चीज़ हो। यहाँ पर दो चीज़ें पूछी हैं, इसके अलावा और भी कोई खाने से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिलिकॉन घाटी किस देश में स्थित है? तो सिलिकॉन घाटी है वो कौन से देश में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और जापान। तो 4 ऑप्शन है, तो कौन से ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सिलिकॉन घाटी है वो स्थित है। इसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। तो सिलिकॉन वैली हो चाहे सिलिकॉन घाटी हो, ठीक है, तो वो आपकी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में तो स्थित है, ठीक है, कौन से प्रांत में है, कौन से शहर? तो देखो, इसी क्वेश्चन अगर मान लो ये पूछ लिया जाए कि अमेरिका के किस राज्य में सिलिकॉन घाटी स्थित है, तो अमेरिका के किस राज्य में है? कैलिफोर्निया में। तो कहाँ स्थित है? आपकी कैलिफोर्निया में स्थित है। तो कैलिफोर्निया में ये आपकी जो घाटी है वो स्थित है। तो कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, ये राज्य कौन सा हो गया? कैलिफोर्निया। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन घाटी किस शहर के निकट है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो होगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को में के नज़दीक स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैलिफोर्निया राज्य है, शहर कौन सा निकट है? सैन फ्रांसिस्को है, देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो याद रखना है। और अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है या सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की जो सिलिकॉन वैली है, भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत का सिलिकॉन घाटी जो है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे ये अमेरिका में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 नंबर, कपास का उत्पादक राष्ट्र है। तो यहाँ पर आपको बताने हैं कि कपास के उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो देखो, यहाँ पर आपके ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, मिस्र और पाकिस्तान। ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी इसमें राइट होगा। ठीक है, यानी उज्बेकिस्तान में भी कपास का उत्पादन होता है, मिस्र में भी होता है और पाकिस्तान में भी होता है। इसके अलावा भारत और चीन में भी जो है कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 4 आपका रहेगा, तो उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग और उपयुक्त सभी।
ठीक है, या उपरोक्त सभी, तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ठीक है, तो विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है वो आपका है कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग जो है वो सबसे छोटी इकाई है विनिर्माण उद्योग की। बड़े पैमाने के उद्योग हैं ये सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग जिनको आप लघु उद्योग भी कह सकते हो, ये लघु उद्योग। ठीक है, तो लघु उद्योग भी इसको आप कह सकते हो, ये मिड बीच में आती है और ये सबसे छोटी है। ठीक है, तो ये वाली सबसे छोटी है, तो कुटीर उद्योग इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्न में से जो भी आपके सामने अर्थव्यवस्थाएं रखी हुई हैं, 3 अर्थव्यवस्थाएं रखी हैं। ठीक है, और इन तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं में जो उत्पादन होता है उस पर जो है स्वामित्व है वो व्यक्तिगत होता है। तो कौन सी अर्थव्यवस्था में होता है? पूंजीवादी में, मिश्रित में, या समाजवादी में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा होता है। ठीक है, याद रखना है पूंजीवादी में, और समाजवादी जो है वो उसमें, और मिश्रित में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पूंजीवादी हो जाएगा। इन दोनों में नहीं होता है, ब और स दोनों ही में नहीं होता है, केवल और केवल पूंजीवाद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कहता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में कोई एक अंतर बताएं। ठीक है, तो क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और दूसरा क्या है? निजी उद्योग। इनमें क्या करना है? एक अंतर बताना है। तो वो अंतर क्या है? तो देखिए, अंतर की बात करें तो अंतर जो है इनके अंदर वो है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। तो ये आपको याद रखना है कि सार्वजनिक उद्योग होते हैं उनका स्वामित्व सरकार के अंडर में होता है, या सरकार के अंडर में ये उद्योग होते हैं, और जो निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं वो व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा संचालित होते हैं, यानी उनका खुद का स्वामित्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? तो महान औद्योगिक प्रदेश जो है, महान झील औद्योगिक प्रदेश है वो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है, महान झील औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, पशु आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम बताएं। तो आपको ऐसे उद्योगों के नाम बताने हैं जो पशु आधारित हैं। तो इसमें देखो 2 के नाम पूछे हैं, तो पहला आपका हो जाएगा चमड़ा उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, ये 2 यहाँ होगा। ठीक है, ये 2 यहाँ है। ठीक है, तो पहला आपका चमड़ा उद्योग, दूसरा ऊनी वस्त्र उद्योग। तो 2 उद्योग ऐसे हैं, और भी कई ऐसे उद्योग होंगे जो पशुओं पर आधारित हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वो है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विनिर्माण किसकी सहायता से किया जाता है? तो विनिर्माण जो है वो किसकी सहायता से किया जाता है? तो विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा अथवा पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। तो विनिर्माण उद्योग किसके द्वारा किया जाएगा? कि आधुनिक शक्ति के जो साधन है, मशीनरी हैं, इनके द्वारा अथवा पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है वो है, प्लास्टिक उद्योग किस वर्ग का उद्योग है? तो प्लास्टिक उद्योग जो है वो किस वर्ग में आता है? तो प्लास्टिक उद्योग है वो पेट्रो रसायन वर्ग का उद्योग है। ठीक है, तो पेट्रो रसायन के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो क्या है? रासायनिक तरीके से बनाई जाती है, और ये पेट्रोकेमिकल जो होते हैं उनसे ये बनती है, या आप ये कह सकते हो ये पेट्रोलियम उत्पाद है। प्लास्टिक जो है वो जो है पेट्रोलियम उत्पाद है, इसलिए ये पेट्रो रसायन वर्ग में आता है। वैसे कोई प्लास्टिक जो है वो पृथ्वी पर पाया जाने वाला कोई धातु या कोई खनिज नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है प्लास्टिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का। तो 11 का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि यंत्रीकरण से क्या आशय है? तो यंत्रीकरण से क्या आशय है? तो क्या है? तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना
यंत्रीकरण कहलाता है। तो कोई भी कार्य जब हम करते हैं और उस कार्य को करने के लिए हम मशीनों का उपयोग करते हैं, ठीक है, कोई भी कार्य एक्स वाई जेड, ठीक है, तो कोई भी कार्य जैसे लिखना, लिखना भी क्या है, यंत्रीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आप मशीन का उपयोग कर रहे हो, और यहाँ पर मशीन क्या है, आपका पेन, ठीक है, तो पेन एक मशीन का काम करता है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा और भी कई ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिन कार्यों के अंदर हम मशीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो है द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं। तो द्वितीयक व्यवसाय की परिभाषा आपको देनी है। तो क्या होता है, वे व्यवसाय जो प्राथमिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त वस्तु को मानव के लिए अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाने का कार्य करते हैं, द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, द्वितीयक व्यवसाय किसे कहेंगे, कि वह सभी कार्य जो प्राथमिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं का क्या करते हैं, रूप परिवर्तन करते हैं, और रूप परिवर्तन करके उनको मूल्यवान बना दिया जाता है। तो वही आपका द्वितीयक व्यवसाय कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए कपास से वस्त्र का निर्माण करना, ठीक है, लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण करना, तो ये सब क्या है, रूप परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। और इसे ही क्या कहा जाएगा, द्वितीयक व्यवसाय है वो कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कहता है, कृषि व्यापार से क्या अभिप्राय है। ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। मोस्ट क्वेश्चन है, कृषि व्यापार से क्या अभिप्राय है। तो यह एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। तो ये जो है वो एक प्रकार की व्यापारिक कृषि होती है जो औद्योगिक स्तर पर की जाती है, जो औद्योगिक स्तर पर की जाती है, यानी औद्योगिक तरीके से की जाती है, ठीक है। यानी बड़े बड़े मशीनों का निर्माण जो है उपयोग किया जाता है, रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है, उत्पादन है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो इस हिसाब से ये औद्योगिक स्तर होता है। इन में जो बड़े आकार की कृषि फॉर्म होते हैं, तो जो खेतों का आकार होता है वो खेतों का आकार काफ़ी बड़ा होता है, जो यंत्रीकृत रसायनों पर निर्भर करते हैं। और ये जो होते हैं वो यंत्रीकरण और रसायनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करते हैं, ठीक है। तो यही कि आपकी क्या कहलाएगी, कृषि व्यापार कहलाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखना, मोस्ट है ये 13 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर अपन बात करें तो प्रौद्योगिक नवाचार क्या है। तो प्रौद्योगिक नवाचार है वो क्या है, तो वो देखिए, शोध एवं विकसित विधियों द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों का निस्तारण करने, तकनीकी दक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने संबंधित क्रियाकलाप आते हैं, ठीक है। तो प्रौद्योगिक नवाचार क्या हो जाएगा कि शोध और जो विकसित विधियां हैं उनके द्वारा जो विनिर्माण है, यानी जो भी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित करना होता है, ठीक है। और उनसे वस्तु बनाने के बाद जो अपशिष्ट बचता है तो उसका निस्तारण करना है। तकनीकी दक्षता पर यहाँ पर महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो तकनीकी अदक्षता को जो है समाप्त करता है, सॉरी है ना, तो अदक्षता को समाप्त करता है तथा प्रदूषण को नियंत्रित रखने से संबंधित जो है क्रियाकलाप करता है, और ये प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हो पाता है, और प्रौद्योगिकी नवाचार है वो कहलाता है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, विनिर्माण किसे कहते हैं। मोस्ट है ये भी क्वेश्चन, विनिर्माण किसे कहते हैं। तो विनिर्माण हाथों अथवा मशीनों के द्वारा वस्तुओं को बनाने का प्रक्रम ही विनिर्माण कहलाता है। छोटी सी परिभाषा है, ठीक है, छोटी सी परिभाषा है। बुक के अंदर या पासबुक के अंदर आप देखोगे काफ़ी लंबा चौड़ा रहेगा, ठीक है। आपको बस इतना ही याद करना है, हाथों अथवा मशीनों के द्वारा वस्तु बनाने का प्रक्रम ही क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। चाहे मशीनों के सहयोग से बनाया जाए चाहे हाथों के सहयोग से, विनिर्माण कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, इसको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से याद करना है। मोस्ट हो है ये क्वेश्चन, आने की संभावना है वो ज़्यादा है। वे उद्योग जो व्यापक विविधता वाले स्थान पर उपस्थित होते हैं। तो वे उद्योग जो व्यापक विविधता वाले स्थानों पर उपस्थित होते हैं, यानी ऐसे उद्योग जो बहुत ज़्यादा विविधता वाले स्थानों पर यानी बाजार के निकट स्थापित होते हैं, स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। तो ऐसे उद्योग जो बाजार के निकट स्थापित होते हैं, ऐसे उद्योग जो है स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। स्वच्छंद उद्योग किसी विशिष्ट
कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ये जो स्वच्छंद उद्योग होते हैं ये जो है किसी विशिष्ट कच्चे माल के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। इनको जो भी जैसी भी अवस्था में मिलता है वही इनके लिए कच्चा माल हो जाता है। तो ये कोई विशिष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। विशिष्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो देखो आप लोहा इस्पात उद्योग है, तो लोहा इस्पात उद्योग है वो लोहा अयस्क पर निर्भर करता है, ठीक है। तो वो उसके लिए ज़रूरी है, बिना लोहा अयस्क के लोहा इस्पात का निर्माण संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा स्वच्छंद उद्योगों के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बल्कि ये संगठन पुर्जों पर निर्भर करते हैं। तो ये जो है जो संगठन पुर्जे होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी स्क्रैप आप कह सकते हो कि स्क्रैप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करते हैं, या रद्दी आप बोल सकते हो, रद्दी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये बाज़ार के निकट होते हैं और कच्चा माल जो है इन्हें बाज़ार से रद्दी के रूप में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहते हैं, जो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, तो रद्दी जो है बाज़ारों के निकट या मानव बस्तियों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। जहाँ ये स्वच्छंद उद्योग की स्थापना की है उस क्षेत्र में या उससे आसपास के क्षेत्रों में भी जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इन उद्योगों में उत्पादन जो होता है वो कम मात्रा में होता है। तो जो उत्पादन की बात करें तो इन उद्योगों का उत्पादन है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, और कम मात्रा में होने के कारण इसलिए इसमें श्रमिकों की जो है आवश्यकता है वो भी कम ही होती है, ठीक है। तो उत्पादन कम होगा तो श्रमिक की संख्या भी कम होती है। सामान्यतः स्वच्छंद उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो ये उद्योग जो हैं वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, क्योंकि इनके लिए जो है या जो रद्दी है उसको गलाने या उसको दोबारा काम में लेने के लिए ज़्यादा शक्ति का यूज नहीं करना पड़ता, या इन कोयले का पेट्रोल का नहीं प्रयोग करना पड़ता। ये विद्युत के द्वारा जो है अपना काम कर लेते हैं, और जिसकी वजह से जो प्रदूषण है वो भी नहीं फैलता है। तो स्वच्छंद उद्योग जो आपका है ये आपका काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, 2022 बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, ठीक है। तो हो सकता है कि 2024 में भी ये पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो आधुनिक जो निर्माण है उसकी विशेषताएं बतानी है, तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं और वो अपन देखते हैं। तो आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहली जो विशेषता है वो है आधुनिक निर्माण एक जटिल प्रौद्योगिक तंत्र है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आधुनिक निर्माण जो है, आधुनिक निर्माण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसी प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण जो आज के जो आधुनिक उद्योग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जटिल हो चुके हैं, क्योंकि आजकल सारा काम जो है वो कंप्यूटरों के माध्यम से किया जाता है। तो जटिलता जो है वो लगातार इसमें बढ़ती रहती है। दूसरी कि अगर अपन बात करें तो दूसरी क्या है, इसमें अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत में अधिक माल का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो आधुनिक निर्माण के उद्योग होते हैं इनके अंदर विशिष्टीकरण होता है, ठीक है। साथ ही श्रम विभाजन होता है, श्रम विभाजन के द्वारा काम किया जाता है, यानी अलग अलग श्रमिकों को अलग अलग काम दिया जाता है और उस काम के आधार पर श्रमिक जो है अपना अपना काम करते रहते हैं, और इसमें प्रयास जो है वो काफ़ी कम होते हैं और अल्प लागत में जो है अधिक माल का उत्पादन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन होता है वो वृहद स्तर पर होता है, एक बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है। तो लागत जो है वो सेम आती है लेकिन उत्पादन है वो ज़्यादा होता है, जो इनका बेनिफिट जो है इन उद्योगों को मिलता है। तीसरी विशेषता है इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आज का जो विनिर्माण उद्योग है, आधुनिक निर्माण उद्योग है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, या बहुत ज़्यादा पूंजी लगने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आज के जो उद्योग हैं वो काफ़ी बड़े और विशाल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च उन पर करना पड़ता है। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो नेक्स्ट विशेषता क्या है, इसका बड़ा संगठन होता है। तो इनका जो संगठन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है,
क्यों बड़ा होता है? क्योंकि ये उद्योग अपने आप में ही बड़े होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो संगठन भी जो है वो बड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर संगठन छोटा होता है तो ऐसे में जो है उद्योग जो है वो लाभ की प्राप्ति नहीं कर पाता। ठीक है, तो संगठन जो है काफ़ी बड़े होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें प्रशासकीय अधिकारी वर्ग की अहम भूमिका होती है। तो ये जो उद्योग है इसके अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट देखते हैं, प्रबंधन देखते हैं उद्योगों का, तो उनका जो है महत्वपूर्ण रोल होता है। वो रोल क्यों होता है? क्योंकि देखो, इन उद्योगों में श्रमिकों की संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा जो इनके ऊपर जो व्यक्ति नियुक्त किए हुए होते हैं या जो अधिकारी नियुक्त किए हुए होते हैं, वो भी उनका दायित्व बन जाता है कि काम जो है वो अच्छे से यानी अच्छी गुणवत्ता के साथ हो, कम समय में हो, अल्प लागत में हो। ठीक है, तो ये चीज़ें उनके ऊपर जो है देख रेख करनी पड़ती है, और इसलिए जो प्रशासनिक अधिकारी जितना अच्छा और जितना बढ़िया होगा उतना ही काम जो है वो इन उद्योगों में ज़्यादा होगा। और इसीलिए जो है एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उसकी यहाँ पर अहम भूमिका होती है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ख़राब हुआ तो इससे उद्योगों में उत्पादन कम हो सकता है, मजदूर हड़ताल कर सकते हैं, या और कई समस्याएं हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, तो एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी होना ज़रूरी है, जो टाइम टाइम पर हर एक चीज़, हर एक समस्या जो है उद्योग के लिए हो सकती है, उन समस्याओं का जो है वो निस्तारण पहले से ही रखता है, ताकि उद्योग को किसी प्रकार से कोई हानि ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वच्छंद उद्योग की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो पहला जो था वो क्या था? स्वच्छंद उद्योग था कि भाई स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बतानी है स्वच्छंद उद्योग की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या क्या हैं वो अपन देखते हैं। स्वच्छंद उद्योग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी हैं? तो ये विशेषताएं जो है आपके सामने हैं। पहली है, स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थापित होते हैं। तो ये बात तो अपन ने जब उसको बारे में पढ़ा था तभी अपन ने पता लगा लिया था कि यहाँ पर जो है विभिन्न जो विविधताएं होती हैं उन विविधताओं वाले स्थानों पर जो है इनकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और ये जो है व्यापक विविधता कहाँ मिलेंगी आपको? बाजार के निकट मिलेंगी। ठीक है, दूसरी विशेषता है, ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो उद्योग होते हैं इनके लिए कोई विशिष्ट कच्चा माल नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कच्चा माल है वो बाज़ारों से ही रद्दी के रूप में ये प्राप्त कर लेते हैं, और इनको जो है कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है कि पदार्थ है वो भार की कमी उनमें होती है। जैसे मान लो गन्ना है, तो गन्ना क्या होता है, गन्ने के अंदर काफ़ी कमी हो जाती है भार में। अगर जितना समय अगर उसको लगेगा कटने के बाद, तो जल्द से जल्द उसको क्या करना पड़ता है? फैक्ट्रियों तक पहुंचाना पड़ता है, यानी कारखानों तक पहुंचाना पड़ता है। अगर ज़्यादा दिन रह गया तो उसकी में जो भार है उसमें कमी आ जाएगी, अथवा नहीं होती है तो कई ऐसे उद्योग जो मतलब वज़न का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि भाई वज़न कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। तीसरी विशेषता जो है इसकी वो है, ये उद्योग संगठन पूर्जों पर निर्भर करते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो संगठित जो पूर्जे होते हैं, पुराने पूर्जे होते हैं, या जिसको अपन रद्दी ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो रद्दी होती है, ठीक है, अब वो चाहे वो स्क्रैप के रूप में, लोहे के रूप में हो, या किसी अन्य धातु के रूप में हो, या कागज़ के रूप में हो, या कोई और। ठीक है, तो ये सारी के सारी जो है इनके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर करते हैं। ठीक है, और ये इनको कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ये बाज़ार से हो सकती है, बाज़ार के निकट जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं रहते। इन उद्योगों में उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की कमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रमिक कम रहेंगे, क्यों? क्योंकि उत्पादन भी कम होता है। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ठीक है, तो सामान्य तौर से ये जो है वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो है जीवाश्म ईंधन वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है, विद्युत का प्रयोग किया जाता है, और आपको पता है कि विद्युत जो है वो इको फ्रेंडली होता है। नंबर 6 इसकी विशेषता है, स्वच्छंद उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। ठीक है, तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण होता है कि ये उद्योग है उसकी स्थापना जो है वो ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पर सड़कों का जाल बहुत अच्छा हो, या आप ये कह सकते हैं कि सड़क परिवहन है वो काफ़ी विकसित होना चाहिए।
और इस स्थान यानी इस उद्योग से उन आसपास के स्थानों के लिए जो है वो स्थान जो है सड़क से जुड़े हुए रहना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कच्चा माल इसको जो है दूरी से भी मंगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो सड़कों के द्वारा अच्छे से जुड़े हुए होने चाहिए और वहाँ पर परिवहन प्रणाली है वो विकसित अवस्था में होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रौद्योगिकी ध्रुव से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो प्रौद्योगिकी ध्रुव वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रण है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए हुए होते हैं। तो प्रौद्योगिकी ध्रुव है वो होते हैं जिन जिन उद्योगों में तो उच्च प्रौद्योगिकी है वो यहाँ पर होनी चाहिए, प्रादेशिक संकेंद्रण होना चाहिए, आत्मनिर्भर होने चाहिए और उच्च विशेषता लिए हुए होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे और अपन चलते हैं। इसके अलावा उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है और इन्हें ही प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। एक प्रौद्योगिकी ध्रुव एक संकेंद्रण क्षेत्र के भीतर अभिनव प्रौद्योगिकी व उद्योगों से संबंधित उत्पादन के लिए नियोजित विकास है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो उद्योग होता है वो इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तकनीकी विकास वगैरह सब उनका काफ़ी ज़्यादा होता है और ऐसी कंडीशन में उनका उत्पादन है वो भी ज़्यादा होता है और आसपास के जो और उद्योग होते हैं उन उद्योगों से भी उनके से संबंधित उत्पादन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और प्रौद्योगिकी ध्रुव में विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी पार्क, विज्ञान नगर या साइंस सिटी इसको आप कह सकते हो, तथा दूसरी उच्च तकनीकी प्रौद्योगिकी स्कूल शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि प्रौद्योगिकी ध्रुव है इसके अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, या वैज्ञानिक पार्क होंगे, है ना, साइंस नगर यानी साइंस सिटी होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बेंगलुरु है। दूसरी उच्च प्रौद्योगिकी की कुशलता काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें रहती है, यानी ये पूरा का पूरा जो है विज्ञान पर आधारित है, तकनीकी पर जो है आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20 है, कच्चे माल के आधार पर स्थापित होने वाले विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मोस्ट है कि कच्चे माल के आधार पर जो स्थापित होने वाले विनिर्माण उद्योग है उनका वर्गीकरण आपको करना है। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। तो कौन कौन से ये हैं, तो सबसे पहला है कृषि आधारित उद्योग। ठीक है कृषि आधारित उद्योग, तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा पढ़ के नहीं बताऊँगा डिटेल में। ठीक है, बस आपको मैं बता देता हूँ ऐसे उद्योग जो कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी कच्चा माल जो है उनको कृषि के रूप में मिलता हो, ऐसे उद्योग जो हैं कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे। इसके अंदर क्या लिखा हुआ वो देख लीजिए। कृषि के अंतर्गत खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण तथा नगरीय बाजारों में कृषि आधारित उद्योगों द्वारा भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। कृषि व्यापार एक प्रकार की वाणिज्य अर्थात व्यापारिक कृषि है जो कि औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्तीय पोषण प्राय वह व्यापार करते हैं जिनकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर होती है। ठीक है, तो इसमें ऐसे लोग जो हैं ज़्यादा काम करते हैं जो कृषि के बाहर रुचि रखते हैं। कृषि व्यापार फॉर्म आकार में बड़े होते हैं, यंत्रीकृत होते हैं, रसायनों पर निर्भर होते हैं, अच्छी संरचना वाले होते हैं और इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको कृषि कारखाने भी है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे और बढ़ते हैं, ये इसी के अंदर आएंगे आपके कृषि में गए हैं। पहला आपका हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा आपका भोजन। तो भोजन प्रसंस्करण क्या है, कृषि से तैयार खाद्य में मलाई यानी क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों खाद्य, ठीक है, तैयार करना तथा मिठाइयाँ शामिल हो जाती हैं। तो खाने की चीज़ें जो है इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए अनेक विधियाँ प्राचीन काल से चली आ रही हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इनको जो है क्या है सही रखा जाता है। यथा इनको सुखाकर साधन कर या अचार के रूप में तेल या सिरका डालकर भोजन प्रसंस्करण के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हैं आपके भोजन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, खाद्य चीज़ें हैं, इन चीज़ों को या तो पुराने तरीके से, ठीक है, या इनके अंदर तेल डालकर या
सिरका डालकर या फिर इनको सुखाकर जो है इनको बेचा जाता है डब्बे बंद करके या पैकिंग के आधार पर। ठीक है, जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा पैकिंग्स आती हैं खाने की सामान की, तो उसके बारे में आप जानते हो, तो ये उसी में आपका आएगा। किंतु इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित उपयोग होता था। तो औद्योगिक क्रांति से के पहले इन चीज़ों का जो उपयोग है वो काफ़ी कम होता था। ठीक है, प्रमुख उद्योग यानी भोजन प्रसंस्करण में जो काम आने वाले हैं वो कौन से उद्योग है। ठीक है, कृषि उद्योग, तो वो आप देखते हैं। तो इसमें देखो प्रमुख उद्योग है, प्रमुख उद्योग में प्रमुख कृषि आधारित उद्योग, भोजन तैयार करने वाले उद्योग। ठीक है, यानी भोजन तैयार करने वाले या भोजन प्रसंस्करण वाले। ठीक है, शक्कर, फलों का रस, पेय पदार्थ यथा कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, मसाले, तेल, वस्त्र यथा सूती, रेशमी, जूट। वस्त्र की जो बात हो रही है ना, सूती वस्त्र भी है, रेशमी भी और जूट होता है, तथा रबड़ आदि उद्योग जो हैं इसके अंदर जो है शामिल होते हैं। तो आदि इसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन है, तो इसलिए अपन नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट या हमारा है खनिज आधारित उद्योग। तो पहला कृषि आधारित उद्योग हो गया, दूसरा खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में या उपयोग में लिया जाता है या प्रयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं यथा लौह इस्पात उद्योग, जबकि कुछ अलोहिक धातुओं का उपयोग करते हैं जैसे एल्यूमिनियम और तांबा उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग का नॉर्मली आपको याद रखना है कि ऐसे उद्योग जो खनिजों के ऊपर निर्भर करते हैं वो उद्योग खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, जो खनिजों पर निर्भर करेंगे वो खनिज आधारित उद्योग। और इसमें जो है दो प्रकार के होते हैं, एक लोह अंश वाले होते हैं, ठीक है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। एक जो होते हैं एलोहिक होते हैं, जैसे आपके एल्यूमिनियम है, तांबा है। ठीक है, तो ये एलोहिक है। तो इस प्रकार से आपका होता है। तो एल्यूमिनियम आपका हो गया, एल्यूमिनियम, तांबा एवं जवाहरात उद्योग। कुछ उद्योग अधात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं जैसे सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि। ठीक है, तो पहले धात्विक हो गए, धात्विक में आपके जो है दोनों आ जाएंगे, एक लोहिक और अलोहिक। और अधात्विक हो जाएंगे जैसे सीमेंट उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग के अंदर कौन से खनिज आते हैं, अधात्विक आते हैं। मिट्टी के बर्तन है तो उनमें भी यही आते हैं। इसके अंदर जो है प्रमुख उद्योग हैं वो कौन से हैं। प्रमुख खनिज आधारित उद्योग में लोहा अयस्क, तांबा प्रगलन, सीसा जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल इंजन, डिब्बे, है ना, और आदि का निर्माण जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है खनिज आधारित उद्योग की श्रेणी में आते हैं। तो एक बार आप इनको अच्छे से देख लेना। अब ये जो है मैंने आपको यहाँ पर निबंधात्मक क्वेश्चन लिया है, तो ये हो सकता है कि निबंधात्मक क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, या हो सकता है ऐसा भी कि ये जो है आपका वो इनडायरेक्टली भी या छोटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है, जैसे कृषि आधारित उद्योग और उद्योग। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा आपका हो जाता है रसायन आधारित उद्योग। तो रसायन आधारित उद्योग है ये रसायन आधारित उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। यह जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, खनिज तेल यानी पेट्रोलियम का उपयोग होता है। नमक, गंधक, पोटाश उद्योग आदि भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे उद्योग जो रसायन के ऊपर निर्भर करते हैं या प्रकृति प्रदत्त जो रसायन है उनके ऊपर निर्भर करते हैं वो रासायनिक उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण आप यहाँ पर पेट्रो रसायन का दे सकते हो। पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल या पेट्रोलियम का प्रयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा नमक है, गंधक है, पोटाश है, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग है वो लकड़ी एवं तो कुछ जो रासायनिक उद्योग हैं वो लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर होते हैं। तो कुछ उद्योग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो लकड़ी एवं कोयले के ऊपर भी निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर इसके प्रमुख जो उद्योग हैं उन उद्योगों को आप देखते हैं कौन कौन से आते हैं। रसायन आधारित उद्योग के अंतर्गत पेट्रो रसायन, नमक, गंधक, पोटाश, कृत्रिम रेशा बनाना, प्लास्टिक,
विनिर्माण आदि जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जितने भी रासायनिक उद्योग हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप इनके अतिरिक्त भी कोई और के नाम जानते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। तो अब नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं, वो है वनों आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग है, तो वन आधारित उद्योगों की अगर अपन बात करें तो ये भी यही होगा कि वनों से प्राप्त मुख्य एवं गौण उपजे कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त की जाती हैं। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं लाख उद्योग के लिए वनों से लाख जो है वो प्राप्त होती है। तो ऐसे उद्योग क्या कौन से उद्योग कहलाएंगे? वन आधारित उद्योग कहलाएंगे। तो ऐसे उद्योग जो वनों के उत्पाद के ऊपर निर्भर करते हैं जो है वनोत्पादन आधारित उद्योग कहलाएंगे, या वनों पर आधारित उद्योग कहलाएंगे। जैसे फर्नीचर उद्योग है, कागज उद्योग है, ठीक है, लाख उद्योग है। तो ये सारे इसके जो है आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं कि आगे जो है उसके प्रमुख उद्योग हैं, इसमें कौन कौन से हैं, तो उनकी भी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो प्रमुख उद्योगों में वन आधारित उद्योगों के अंतर्गत फर्नीचर, कागज, लाख आदि उद्योग जो हैं वो शामिल होते हैं। तो ये आपके जो है वन आधारित उद्योग वगैरह रहेंगे जो आपको अच्छे से देखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मोस्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट नंबर 5 हमारे पास आ जाता है, वो है पशु आधारित उद्योग। तो पशु आधारित उद्योग जो हैं वो कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं? तो पशु आधारित उद्योग ऐसे उद्योग जो पशुओं के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है, वो पशु आधारित उद्योग कहलाएंगे। नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, ये चीज़ें भी आप लिख सकते हो। चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये हो गए। हाथी दांत के लिए जो है उसके के लिए जो है हाथी दांत से मिलता है। ठीक है, तो हाथी दांत से भी जो है विभिन्न प्रकार की जो है वस्तुएं बनाई जाती हैं या और कई चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उनके लिए हाथी दांत जो है वो जो है काम में आता है। तो ऐसे में जो है सभी उद्योग जो पशुओं के ऊपर आधारित होते हैं या पशुओं के जो अवशेष होते हैं या पशुओं की जो चीज़ें होती हैं वो उनके लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती हैं, तो वो पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जो हैं आएंगे? पशु आधारित उद्योगों के अंतर्गत चमड़ा, ऊनी वस्त्र, हाथी दांत से निर्मित सामग्री आदि जो है शामिल होती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस उद्योग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट है काफ़ी जो है एग्ज़ाम में ये पूछा, तो एग्ज़ाम में ये जो है वो पूछा जा सकता है आपके कि ये जो उद्योग हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, तो ये काफ़ी मोस्ट है। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। तो ये मोस्ट है क्योंकि ये एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया था। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, 2023 में पूछा नहीं गया, तो इसकी संभावना है कि ये 2024 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको आपको देखना है। तो देखते हैं क्या है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं। यहाँ पर स्थिति और अवस्थिति दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो स्थिति को प्रभावित करने वाले जो हैं कौन कौन से हैं देखते हैं। चलो आगे। तो ये हैं उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। तो उद्योग जो है वो अपनी लागत घटाते हैं, यानी उद्योग की लागत जितनी घटेगी उद्योग का लाभ जो है वो उतना ही बढ़ेगा। इसी कारण उद्योगों की स्थापना उन स्थानों पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। तो भाई उद्योगों का नॉर्मल फार्मूला है कि जितनी कम लागत लगेगी उद्योगों को उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे में उद्योग की स्थापना ऐसी जगह या ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पर जो लागत है वो कम से कम आए, क्योंकि जितनी लागत कम होगी लाभ उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, उद्योगों की प्रमुख स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख
कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। तो निम्नलिखित कारक हैं कौन कौन से हैं, तो वो अपन देखते हैं। और सबसे पहला कारण जो आपका हो जाता है वो बाजार तक अभिगम्यता है। ठीक है, उद्योगों की स्थापना सबसे प्रमुख कारक जो है उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार उपलब्ध होना है। तो कोई भी उद्योग है उसकी स्थापना का जो प्रमुख कारक है उसमें क्या है कि जो वो माल उत्पादित करता है उस उत्पादित माल जो है उसके लिए बाजार उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, यानी मान लो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि जैसे मान लो कोई उद्योग है उसकी स्थापना किसी जगह हुई और वो जो माल बना रहा है या वो जिस वस्तु का निर्माण कर रहा है उसकी उस स्थानीय बाज़ार में या उसके आसपास के बाज़ार में उस वस्तु की मांग ही नहीं है, तो ऐसे में जो उद्योग है वो नुकसान में जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ अगर मान लो उसकी डिमांड ही नहीं है तो वो बिकेगा कैसे, अगर नहीं बिकेगा तो ऐसे में उद्योग को हानि उठानी पड़ सकती है। तो बाज़ार की अभिगम्यता का मतलब यही है, एक तो बाज़ार तक पहुंच आसानी से होनी चाहिए, दूसरा उस क्षेत्र में उसकी मांग भी होनी चाहिए। बाज़ार से तात्पर्य उस क्षेत्र तैयार वस्तुओं की मांग एवं उस क्षेत्र के निवासियों खरीद क्षमता अर्थात क्रय शक्ति है। ठीक है, तो ये देखिए ये बात यहाँ पर आई गई है कि उसकी मांग होनी चाहिए सबसे पहले। तो दूसरा क्या है, वहाँ के लोग हैं उनकी क्रय शक्ति भी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी उनकी क्रय शक्ति को भी ध्यान में रखना चाहिए। मान लो अगर किसी क्षेत्र में अपन किसी चीज़ की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है, वो महंगी चीज़ की, ठीक है, तो ऐसे में जो है वो महंगी चीज़ वहाँ नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी? क्योंकि वहाँ के लोगों की क्रय शक्ति ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, एग्जांपल जैसे देते हैं अफ्रीका के जो जैसे नाइजीर है, तो नाइजीर में अगर आप मान लो किसी बड़े ब्रांड के, जैसे मान लो जूतों के ब्रांड की बात कर लें, जैसे आपने एडिडास की शोरूम वहाँ पर खोली है नाइजीर में, तो वहाँ पर वो आपको नुकसान में होगी। नुकसान में क्यों होगी? क्योंकि नाइजर जो है वो विश्व के सबसे गरीब देशों में से है। ठीक है, तो वहाँ के व्यक्तियों की क्रय शक्ति है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एडिडास के जूते हैं वो खरीद सकें। तो ऐसे में आप वहाँ पर जो है वो जूते नहीं बेच पाओगे, और नहीं बेचोगे तो आपको नुकसान होगा। तो क्रय शक्ति जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जैसे अमेरिका में हर व्यक्ति के पास आईफोन है। अमेरिका में हर व्यक्ति के पास क्या है? आईफोन है। क्यों है? क्योंकि अमेरिकन लोगों की जो क्रय शक्ति है वो ज़्यादा है। अगर हमारे भारत में बात करें तो हमारे भारत में इतने ज़्यादा आईफोन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की क्रय शक्ति है वो कम है। तो ये इसका महत्वपूर्ण कारण है वो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? दूरस्थ क्षेत्र जहाँ कम जनसंख्या निवास करती है छोटे बाज़ारों से युक्त होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है वो छोटे बाज़ारों से युक्त होते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृहद वैश्विक बाज़ार हैं क्योंकि इन प्रदेशों में लोगों की क्रय क्षमता है वो अधिक है। तो यही मैंने आपको बताया था। जैसे अमेरिका का मैंने वो आपको एग्जांपल दिया था कि भाई अमेरिका है उन के लोगों की। तो इसके अलावा अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि जो हैं ये बड़े बाज़ार हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की जो क्षमता है या क्रय शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा है। बात करें अपन दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन बसे हुए प्रदेशों की भी, तो ये भी जो है वृहद बाज़ार जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है तथा वायुयान निर्माण एवं शस्त्र जो उद्योग निर्माण है इनका व्यापक बाज़ार होता है। ठीक है, तो ये बाज़ार के ऊपर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि वायुयान जो है वो ख़रीदनी पड़ेगी, शस्त्र हैं वो आपको लेने ही पड़ेंगे, हथियार, तो ये कोई ज़्यादा इनमें मायने नहीं रखता है। बाकी की चीज़ें जो है वो मायने रखती हैं। दूसरा पॉइंट है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। ठीक है, तो कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, तो उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। तो कच्चा माल जो है किसी भी उद्योग के लिए अपेक्षाकृत सस्ता होना चाहिए, सरल होना चाहिए और परिवहन योग्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कम वजन का यहाँ पर यानी सस्ता होना चाहिए और जिसकी परिवहन क्या है आसानी से किया जा सके। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, या होते हैं। देखिए जो जिन में कच्चा माल जो है वो भारी होता है, ठीक है, या वजन घटने वाला होता है, तो ऐसे उद्योगों की स्थापना जो है हमेशा कच्चे माल के जो स्रोत हैं उनके निकट ही की जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे जो है बेनिफिट मिलता है वरना नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसके उदाहरण की बात करें तो
इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग। ठीक है, ये तीनों ही ऐसे उद्योग हैं। ठीक है, ये इन तीनों उद्योगों को अपन जो है ना, सीमेंट उद्योग है, इस्पात उद्योग है, ठीक है, इसके अलावा आपका चीनी उद्योग है, ये जो है कौन से उद्योगों की श्रेणी में आते हैं? भारहीन उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि इनके तीनों ही उद्योगों के अंदर जो कच्चा माल उपयोग होता है उसके तुलना में जो तैयार माल है वो तैयार माल कम प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको सीमेंट का बताता हूँ। सीमेंट निर्माण के लिए जो है 1.5 टन जो है वो चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। ठीक है, चूना पत्थर चाहिए। इसके अलावा तो 1.5 चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर, 1.5 टन जो है कोयला। ठीक है, और 0.5 टन जो है आपका क्या चाहिए? जिप्सम। तो ये जो टोटल माल है, ये टोटल माल कितना हो गया आपका? 3.5 टन हो गया। तो 3.5 टन जो कच्चा माल है, इस 3.5 टन कच्चे माल से जो सीमेंट तैयार होगा वो सीमेंट कितना होगा? केवल 1 टन सीमेंट का निर्माण होगा। ठीक है, तो 1 टन सीमेंट बनेगा। तो 1 टन सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल कितना लग रहा है? 3.5 टन कच्चा माल लग रहा है। तो ऐसे में ये जो है भारी उद्योग हो गया, यानी कच्चे माल के। तो ऐसे ही चीनी उद्योग के साथ होता है और ऐसा ही इस्पात उद्योग के साथ जो है वो होता है। तो दोनों के साथ सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित उद्योग के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टता एवं अनिवार्यता कारक है। ठीक है, इसके अलावा तो ये तो बाहर से रिलेटेड होगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा या शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है, उसी स्थान पर जो है क्या होना चाहिए? उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। इसलिए कृषि प्रसंस्करण, ठीक है, कृषि में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जल्दी ख़राब, जैसे सब्जी फल वगैरह की बात करें तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये जो उद्योग है वो निकट होने चाहिए। डेयरी उत्पाद जो है वो भी नज़दीक में होने चाहिए, क्योंकि दूध या दूध से बने उत्पाद हैं वो शीघ्र ख़त्म या शीघ्र ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी स्थापना जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में होना जरूरी है। क्रम से कृषि उत्पाद क्षेत्र अथवा दूध आपूर्ति स्रोत के समीप स्थापित किए जाते हैं, और यही कारण है कि वो जो है जल्द से जल्द उनका उपयोग किया जा सके। ठीक है, जिससे ये उत्पाद हैं वो ख़राब ना हो। तो ये बेनिफिट जो है वो देखना पड़ता है। तो कच्चे माल जो है वो दोनों ही तरीके से जो है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट तो पॉइंट, यानी नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो है श्रम की अभिगम्यता, यानी श्रम की आपूर्ति की अभिगम्यता। तो सब उद्योगों के लिए भी एक कारक महत्वपूर्ण होता है। उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक महत्वपूर्ण कारक होता है। क्यों होता है? देखो, सीधी सी बात है कि श्रम करने के लिए भाई उद्योगों के लिए श्रमिक चाहिए, और श्रमिक जो है उसकी आसानी से अभिगम्यता होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचलन और औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों की निर्भरता को कम कर दिया है। तो वर्तमान की अगर अपन बात करें तो ये बहुत ज़्यादा यंत्रीकरण हुआ है। ठीक है, स्वचालित मशीनें आई हैं। ठीक है, और औद्योगिक प्रक्रिया वो काफ़ी ज़्यादा लचीली हुई है, जिसकी वजह से आज जो है उद्योगों में श्रम की जो निर्भरता है वो कम हुई है। फिर भी कम हुई है ना, तो देखो कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। ख़त्म नहीं हुई है, आज भी उद्योग जो है वो श्रमिकों के ऊपर निर्भर करते हैं। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अभी भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो आज भी जो है श्रमिकों की आवश्यकता है वो होती ही है। ठीक है, चौथा पॉइंट है वो है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। तो शक्ति के जो साधन हैं उनकी अभिगम्यता भी जरूरी है। वे उद्योग जिनमें अधिक ऊर्जा अर्थात शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा स्रोतों के समीप स्थापित किए जाते हैं। तो ऐसे उद्योग जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है शक्ति संसाधनों का उपयोग होता है या ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो ऐसे उद्योग जो हैं वो हमेशा शक्ति संसाधनों के निकट ही स्थापित किए जाएंगे। यानी ऐसे उद्योग जहाँ जिनके अंदर जैसे कोयला का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो जिन क्षेत्रों में कोयले का उपयोग या जिन उद्योगों में कोयले का उपयोग होता है तो उन उद्योगों की स्थापना जो है वो लगभग आपके कोयला उत्पादन क्षेत्रों के निकट ही होती है। यथा
एल्यूमिनियम उद्योग, अब एल्यूमिनियम उद्योग है ये भी इसका है। अब जैसे एल्यूमिनियम उद्योग में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा लगती है, तो विद्युत ऊर्जा यानी जहाँ पर विद्युत की अच्छी सप्लाई होगी उत्पाद, वहाँ पर एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित होगा। प्राचीन काल में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, किंतु वर्तमान समय में जल विद्युत, खनिज तेल भी इसके जो है उद्योगों के लिए शक्ति का जो है महत्वपूर्ण साधन है। तो प्राचीन काल की बात करें तो सिर्फ कोयला ही शक्ति के साधनों के रूप में प्रयुक्त होता था, लेकिन वर्तमान समय में जल विद्युत जो है वो एक महत्वपूर्ण हो गई है, और इसके साथ साथ जो खनिज तेल है वो भी शक्ति के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में उभरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन एवं संचार सुविधा तक अभिगम्यता। ठीक है, तो उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल को कारखानों तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधा औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अपन बात करें कि औद्योगिक की जो स्थापना है उसके अंदर परिवहन का भी एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। कैसे होता है कि देखिए भाई, जहाँ पर कच्चा माल जो है कारखानों तक लाने का काम है वो भी परिवहन द्वारा होता है, तैयार माल को बाज़ारों तक भी परिवहन के द्वारा ही भेजा जाता है। तो ऐसे में क्या है, परिवहन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और एक विकसित परिवहन जो है वो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उद्योगों के विकास के लिए परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने वाला, ठीक है। तो परिवहन की अगर अपन बात करें तो परिवहन है वो क्या है कि एक निश्चित लागत, जो औद्योगिक की इकाई है उसकी अवस्थिति को निश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परिवहन लागत अगर बढ़ती है तो ऐसे में उस उद्योग में जो लागत है या उस वस्तु पर जो लागत है वो लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए सस्ता और सुगम परिवहन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्व भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण ही हमेशा उद्योगों का संकेंद्रण रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर परिवहन ज़्यादा होगा वहाँ पर उद्योगों की स्थापना ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो है पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग की बात की गई है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सघन परिवहन जाल पाया जाता है, और यही कारण है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में जो औद्योगिक अवस्थिति है वो सबसे ज़्यादा है इन्हीं क्षेत्रों में है। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, एक विकसित परिवहन प्रणाली। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। हमेशा उद्योगों का संकेंद्रण रहा है। आधुनिक उद्योग अप्रथिकरण ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हुए हैं। तो आधुनिक उद्योगों की अगर बात करें तो हम बिना जो है इनको या आप ये भी कह सकते हैं कि हम जो है इन उद्योगों को परिवहन से अलग नहीं कर सकते, यानी अपृथक्करण है ये। ठीक है, यानी हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि बिना परिवहन के उद्योगों का विकास हो सकता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उद्योग हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान का प्रबंधन के लिए संचार भी महत्वपूर्ण आवश्यक होता है। साथ ही साथ उद्योगों की जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने के लिए, ठीक है, या बातचीत करने के लिए, ठीक है, कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, बात करने के लिए, या तैयार माल को बाजार तक भेजने के लिए, सूचना देने के लिए जो संचार साधन है उनका उपयोग भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, और उद्योगों के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है वो है सरकारी नीति संतुलित आर्थिक विकास के लिए जो है सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। यानी जो सरकारी नीतियां हैं वो भी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि सरकार जो है उसके द्वारा अगर संतुलित आर्थिक नीति अगर अपनाई जाए तो उस प्रदेश के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा विकास होगा, वो उद्योगों की स्थापना होगी। अगर सरकार मान लो अगर जो नीतियाँ हैं उन नीतियों को अगर कठोर कर देती है तो ऐसी कंडीशन में जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो उद्योगों को होता है, और वहाँ उद्योगों की स्थापना भी नहीं होती है। नेक्स्ट है समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता तथा उद्योगों के मध्य संबंध प्रधान अर्थात प्रमुख उद्योगों की समीपता से अन्य अनेक जो उद्योग हैं वो लाभान्वित होते हैं। तो समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता का मतलब क्या है, ऐसे उद्योग
जो क्या होते हैं, एक मेन उद्योग होते हैं, बड़े उद्योग के रूप में होते हैं, और उसके आसपास छोटे उद्योग जो हैं वो और विकसित हो जाते हैं। क्यों विकसित होते हैं? क्योंकि जो बड़ा उद्योग है उसमें जो तैयार माल है वो इन आसपास के छोटे उद्योगों के लिए क्या बन जाता है, कच्चे माल का साधन बन जाता है। इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, एक बड़े लोहा इस्पात उद्योग के आसपास जो है अन्य फैक्ट्रियां उत्पादित या जो है लगाई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि लोहा जो है वो एक आधारभूत उद्योग है। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग है वो आधारभूत उद्योग है। क्यों आधारभूत उद्योग है? क्योंकि आज वर्तमान समय में जो है छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़े विशालकाय जहाज जो हैं वो लोहे से ही बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लोहे से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। ठीक है, तो इसके आसपास जो है सभी प्रकार के उद्योग स्थापित हो जाएंगे। जैसे ऑटोमोबाइल से तो वहाँ जाने वाला इस्पात है, लोहा इस्पात है, उससे गाड़ियाँ बनेंगी। कृषि औजार है तो वहाँ जो है कृषि औजार बनेगा लोहा इस्पात से। ठीक है, इसके अलावा स्टील के बर्तन, ठीक है, तो स्टील के बर्तन के लिए भी लोहा इस्पात से जो है स्टील के बर्तन बनाए जाएंगे। और भी कोई ऐसे जो हैं और उद्योग होंगे जो लोहे से बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे उद्योगों की स्थापना हो जाती है और उसे ही क्या कहा जाता है, समूहन अर्थव्यवस्था कही जाती है। यानी एक उद्योग से अन्य छोटे मोटे उद्योग हैं वो विकसित हो जाते हैं और उस पहले उद्योग के अंदर जो कच्चा माल, जो तैयार माल है वो उन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणित हो जाता है और इसे ही क्या कहते हैं, समूहन अर्थव्यवस्था कहते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाए जाने वाली श्रृंखला को बचत की प्राप्ति होती है और इससे जो है उन सबको जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता है। इस व्यवस्था के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। आकार के आधार पर जो उद्योग हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो आपके देख सकते हैं कि 3 प्रकार। पहला है कुटीर उद्योग, जिसको घरेलू उद्योग भी बोलते हैं ना। तो कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग एक ही बात है। लघु उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योग, और तीसरा होता है बड़े पैमाने के उद्योग या वृहद उद्योग या आधुनिक उद्योग भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो आधुनिक उद्योग कह दो, चाहे बड़े पैमाने के उद्योग कह दो, चाहे वृहद उद्योग कह दो। तो ये आकार के आधार पर 3 प्रकार इसके हैं। नेक्स्ट आपका है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन से होंगे? पहला कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग, तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, रसायन आधारित उद्योग, चौथा आपका हो जाएगा वन आधारित उद्योग, और पांचवा आपका हो जाएगा पशु आधारित उद्योग। तो ये 5 प्रकार जो हैं उद्योगों के किसके आधार पर हैं? कच्चे माल के आधार पर हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो उद्योगों के उत्पादन के आधार पर उद्योग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूलभूत उद्योग, दूसरा होता है उपभोक्ता सामान उद्योग। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के उद्योग जो हैं आपके किसके आधार पर होते हैं? उत्पादन के आधार पर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सार्वजनिक उद्योग। ठीक है, ऐसे उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं, यानी सरकार जो है इसके ऊपर इनका नियंत्रण होता है, वो सार्वजनिक उद्योग। दूसरा होता है आपका निजी उद्योग। तो निजी उद्योग जो है ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति समूह, ठीक है, तो व्यक्ति और व्यक्ति समूह द्वारा, ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा? सरकार। ठीक है, इसमें हो जाएगा व्यक्ति या व्यक्ति समूह। ठीक है, व्यक्ति समूह। ठीक है, इसके द्वारा होता है। तीसरा आपका होता है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग में क्या होता है कि इसमें जो है सरकार प्लस निजी, ठीक है, यानी व्यक्ति, ठीक है, दोनों का ही
जो है स्वामित्व पाया जाता है, या आप जैसे गवर्नमेंट द्वारा जो है अथोराइज होते हैं, जिसमें आधा कुछ भाग जो है गवर्नमेंट का और कुछ बाकी का भाग जो होता है वो प्राइवेट का होता है। तो ऐसे उद्योग जो है वो संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। वीडियो को आप अच्छे से वॉच करना है बिना स्किप के, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा नए क्वेश्चन नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ दिन।